साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूं आज की इस 2023 के संसदीय इतिहास में एक ऐसे बिल को लेकर के जो कि लगभग यूनानिमस तरीके से और एकमत होकर के पारित किया गया है। यह शायद भारतीय पार्लियामेंट के इतिहास में पहली घटना होगी। तो जिस तरह से बिल पास किया गया है और जिस तरह से हम लोगों को खुशी हुई है और जिस तरह से महिलाओं का उत्थान हो रहा है, यह देश के लिए और देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और शायद सभी विपक्षी दलों ने महसूस कर लिया था कि महिलाओं की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब उनको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सत्य भी है कि अगर महिलाएं देश की आबादी की आधी आबादी की है उनके पास, तो उनको 33% रिजर्वेशन देना ही चाहिए। जैसा कि पहले 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ग्रामीण भारत में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को पहले ही दिया जा चुका है। अब पहले ही बहुत देर हो गई है, क्योंकि ये विकास की गाड़ी तभी चल सकती है जबकि महिला और पुरुष दोनों साथ काम करें। आज भारत ने क्या नहीं दिया है। भारत में 2712 में महिला राष्ट्रपति दिया और आज भी भारत की राष्ट्रपति महिला हैं। और भारत ने एक ऐसे सीमा राव जैसे मिलिट्री ट्रेनर को दिया जिसने 15,000 ब्लैक कैट कमांडो ट्रेन किए हैं। और ऐसी महिलाओं ने धूम मचा रखी है जो कि वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आर्थिक हो चाहे आईएएस में हो, और आईएएस में भी लगभग 21% महिलाएं आज जो है सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो दुनिया में उनकी ताकत बढ़ रही है, महिलाओं की ताकत बढ़ रही है, उनकी शिक्षा बढ़ रही है, विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना एक्सेल कर रही हैं और पुरुषों से आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं। तो जायज़ है कि हर पार्टी उनके परफॉर्मेंस से इतना प्रभावित है और उनको किसी भी प्रकार से वो झूठा पाठ नहीं पढ़ा सकते। उनको ये उनका जो अधिकार था उनको देना था, जबकि उनकी दुनिया में आबादी आधी है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं जो हमारे वैदिक काल में, जबकि महिलाओं का बहुत बड़ा अवसर हुआ करता था। उस समय लोपामुद्रा जो कि अगस्त्य की पत्नी थी, उन्होंने कितनी बार पति पत्नी में संवाद हुआ और जिससे उनके अगस्त्य के मुनि के उसमें भी बहुत ही निखार आया था। तमाम मंत्रों की रचना लोपामुद्रा ने भी की थी। और इसके बाद अगर हम देखें तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने भी बहुत संवाद किया था और तमाम डिस्कशंस किए थे, डिबेट किए थे। और ये फिलासफर्स थे। कुल मिलाकर के 27 महात्मा महिलाएं विदुषी हुई हैं जिन्होंने धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत तरीके से उन्नति की और पुरुषों से उन्होंने हर तरह के डिबेट और शास्त्रार्थ में उनको जो है ललकार दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा जनक के यहाँ जब एक धार्मिक सम्मेलन हो रहा था जिसमें गार्गी भी आई थी और याज्ञवल्क्य भी आए थे और उसमें मनुष्य के अस्तित्व को लेकर के काफ़ी बहस हुई थी और वो बहुत बड़ी फिलॉसफर थी। तो उस समय भी एक बड़ा दिखाई पड़ता है कि कितना इंटेलेक्चुअल लेवल, कितनी उनकी बौद्धिकता का स्तर और कितना उनके ज्ञान का स्तर, शिक्षा का स्तर ऊंचा था वैदिक काल में। लेकिन अगर हम उसके बाद के काल में देखें, बाद में मौर्य काल जो कि एक महान काल भारतीय इतिहास के हिसाब से कहा जाता है और उसके हिसाब से क्लासिकल एज जो गुप्त काल कहा जाता है, इन दोनों कालों में महिलाओं को उतना अवसर नहीं मिला या उतना महत्व नहीं मिला। शायद महिलाओं को इस समय इन दोनों कालों में लगभग ऐसा स्तर मिला कि वो माँ और पत्नी के रूप में ही काम कर सकें। लेकिन अगर हम मध्यकाल में देखें तो बहुत सी महिलाओं ने, जैसे आपको रानी चेन्नम्मा ने ज़बरदस्त संघर्ष किया अपने पति की मृत्यु के बाद, और इसके बाद अहिल्याबाई को भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से संघर्ष किया। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी आज़ादी के आंदोलन में बहुत संघर्ष किया था। और रानी मंगामल जो कि मदुरई की रानी थी, उन्होंने भी
अपने पति की मृत्यु के बाद पूरा राज संभाला था। और रज़िया सुल्ताना भी हमें दिखाई पड़ती हैं कि वो सुल्ताना कहना नहीं पसंद करती थी, वो सुल्तान का पहचान बनाना चाहती थी, क्योंकि वो किसी पति की पत्नी के रूप में सुल्तान बनने की नहीं हकदार थी। वो जानती थी कि मैं अपनी योग्यता से यहाँ पे शासन कर रही हूँ। तो इन सभी कालों में महिलाओं को हम देख सकते हैं। आइए हम थोड़ा बड़े क्षेत्र पर विचार करते हैं कि विश्व में महिलाओं का और डेवलप्ड कंट्रीज़ में महिलाओं का क्या स्तर है। अगर विश्व में देखें तो दुनिया में पार्लियामेंटेरियंस जितने हैं उन कुल सीटों में लगभग महिलाओं का जो औसत प्रतिनिधित्व है वो लगभग 24% है। मात्र 24% महिलाएं पूरी दुनिया में जो है वो पार्लियामेंट में या विधायिका में हैं, कानून बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हैं। इस प्रकार से उनकी आधी आबादी होने के बावजूद भी लगभग 50% जगह केवल 25% प्रतिनिधित्व मिला है, जो कि काफ़ी कम है। और आज जिस प्रकार से महिलाएं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे मिलिट्री का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, उनको देखते हुए अब उनको इग्नोर किया जाना असंभव है। और अगर हम विश्व इतिहास में देखें तो बहुत से गरीब देशों ने महिलाओं को ज़्यादा प्रधानता अपने पार्लियामेंट में दी है। दुनिया में पहले नंबर पर एक बहुत गरीब देश रवांडा, अफ्रीका का जो है, उसने 61% महिलाओं को प्रतिनिधित्व अपनी पार्लियामेंट में दिया है। इसी प्रकार से क्यूबा ने भी अपनी पार्लियामेंट में लगभग 61% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। और निकारागुआ जैसा लैटिन अमेरिकी देश, गरीब देश, उसने भी तीसरे नंबर पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं या ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने उतना महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जितना कि उनको दिया जाना चाहिए था, और यहाँ तक कि औसत से भी कम दिया। हम दो मिसाल के तौर पर दो बड़े देशों की बात कर लेते हैं। एक तो इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल मिलाकर के सीटें 650 हैं, उसमें 225 सीटों पर कब्ज़ा महिलाओं ने जमा रखा है। लगभग 35% महिलाएं वहाँ पर पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में काबिज हैं। और इसी प्रकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि उच्च सदन है, वहाँ पे 778 सदस्य हैं और उसमें कुल मिलाकर के 237 महिलाएं हैं। इस प्रकार वहाँ पर लगभग 29% महिलाएं हैं। और अगर हम विश्व के सबसे अमीर देश और सबसे ज़्यादा धनी देश, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जहाँ पे शिक्षा भी बहुत अधिक है, उसका हाल देखें, जिसको यूएसए कहते हैं, अमेरिका, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 435 सीटें हैं, जिसमें 125 सीटें महिलाओं के पास हैं, और जिसका कुल प्रतिशत होता है 28.7%। और इसी प्रकार अगर उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स या जिसको सीनेट कहते हैं, जहाँ पे प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति चुन करके आते हैं, जिसकी संख्या सीनेट में कुल 100 है, ऐसे 100 सीनेटर में से 25% महिलाएं हैं। और भारत में यही बात देखें तो भारत में अभी भी केवल लगभग 15% के आसपास, 543 में से 84 महिलाएं केवल लोकसभा में, और राज्यसभा में 224 में 24 महिलाएं हैं। लगभग 15% के आसपास प्रतिनिधित्व है। यह महिलाओं के साथ घोर अन्याय है, और ख़ास तौर से ये 2 प्रकार से नुकसान कर रहा है। एक तो जहां महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ विकास में देश पिछड़ता जा रहा है। अगर उनका हमें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो देश आगे भी पिछड़ेगा। इसलिए ये समय की आवश्यकता और समय की मांग है कि हमें इसको महिलाओं को तुरंत देना चाहिए। अब हम आते हैं कि महिलाओं को जो अभी जो इतिहास है, फीमेल रिजर्वेशन बिल है, वीमेन रिजर्वेशन बिल, ये 1996 में देवेगौड़ा की सरकार में पहली बार 12 सितंबर को पेश हुआ था। लेकिन देवेगौड़ा सरकार भी एक लंगड़ी सरकार थी, और इसलिए वो सरकार भी इस बिल को पास नहीं करा सकती थी। और इसके बाद ये मामला 2010 में कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया, और ये मामला इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राज्यसभा में रखा गया था, जहां पर तमाम पार्टियों ने, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी और राजद ने इसका बहुत विरोध किया। और इस विरोध के कारण
भी वो वॉकआउट कर गए, लेकिन 186 बनाम 1 से राज्यसभा में बिल पास हो गया। और इसके बाद यह बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब ये बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो विपक्षी पार्टी, जिन पार्टियों ने कांग्रेस को सहयोग दिया था यूपीए गवर्नमेंट में, खासतौर से समाजवादी पार्टी और राजद और शरद यादव, मुलायम यादव, इन लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर ये बिल यहाँ पे रखा गया, प्रस्तुत किया गया या पास किया गया तो फिर हम यूपीए गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस लेंगे। ऐसी कमज़ोर और लंगड़ी सरकार उसको पास भी नहीं करा सकती थी। लिहाजा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया, अस्थायी समिति में भेज दिया, जहां बाद में वो लैप्स हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें क्या स्थिति है। इसके पहले कि हम वर्तमान परिदृश्य की चर्चा करें, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं ने न केवल ड्राफ्टिंग कमेटी में बल्कि 15 महिलाएं वहां पर थीं, जिनमें आप जानते हैं सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर नमक आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया था और गांधीयन थीं। उन्होंने वो भी वहाँ पे एज ए मेंबर प्रस्तुत थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की महिलाओं की एकता के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, पुरुषों के लिए वहाँ पे उन्होंने काम किया। इसके अलावा मालती चौधरी और लीला रॉय ने भी महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से इन लोगों ने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया और इसलिए इस प्रकार वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। और सुचित्रा कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की देश की पहली मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा एक दलित महिला इसमें बेला धौन थी और बेला धौन ने जो कि पहली एससी ग्रेजुएट थी, उन्होंने कहा कि पृथक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वो जाति के आधार पर, दलितों के आधार पर और मुसलमानों के लिए होना चाहिए और इस आधार पे वो विकास की बात कर रही थी। लेकिन बाद में वो उनकी बात को गौर नहीं किया गया, क्योंकि इस मामले पे पहले ही पूना अवार्ड में सहमति बन चुकी थी और उसी के आधार पर संविधान में आगे बातें होती रहीं। कई मेंबर इसमें फंडामेंटल राइट कमेटी की भी सदस्य थी और आप जानते हैं कि समान नागरिक संहिता पर भी हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, इन लोगों ने अच्छा भाषण उसमें दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो एकमात्र महिला विधायक जो कि मुस्लिम लीग से आती थी, बेगम एजाज़ रसूल, भी उसमें शामिल थी और कई प्रकार की अन्य महिलाएं, एनी मास्करीन, जिन्होंने हिंदू कोड बिल में भी काफ़ी योगदान दिया था। इसके अलावा रेणुका रे, जिन्होंने शिक्षा के लिए, महिलाओं की एकता के लिए भी काम किया और इन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाने में काफ़ी योगदान किया और महिलाओं और पुरुषों की एकता के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। इस प्रकार से पूर्णिमा बनर्जी और मालती चौधरी, इस प्रकार से इन 15 महिलाओं ने बहुत अधिक ड्राफ्टिंग कमेटी में रह करके, फंडामेंटल राइट कमेटी में रह करके, जिस प्रकार से मानव अधिकारों का और महिला और पुरुष की एकता का और आज जो डिबेट चल रही है समान नागरिक संहिता पर, जिस प्रकार से बहस की हंसा मेहता, अमृत कौर, इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। और उसी चीज़ को आगे चरितार्थ करते हुए आज हम देखते हैं कि भारत के संविधान में अब भारत की जो लोकसभा है वो उसमें लगभग 15% के आसपास, लोकसभा में 543 में 84 सदस्य हैं और इसके अलावा दूसरे सदन में, राज्यसभा में लगभग 215 सदस्य जो वर्तमान में हैं, उसमें 24 महिला सदस्य हैं। इस प्रकार से 15% प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ये महिलाएं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो और चाहे वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो और चाहे वो मनोविज्ञान का क्षेत्र हो और चाहे वो कंपनी अफेयर्स का मामला हो या सीईओ हो किसी कंपनी का हो, वो पूरी दुनिया में इतना बड़ा योगदान दे रही हैं कि अब उनको 50% योगदान देना चाहिए, 50% रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था उनकी आबादी के अनुसार, लेकिन अब भी जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो 33% दिया गया है। अब आते हैं कि ये 33% जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उस पर हमें बहुत खुशी है कि कम से कम महिलाओं के 33% जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे राज्यसभा में हो और चाहे राज्य की विधानसभाओं में, उसको मान लिया गया है। लेकिन अभी
इसको जिस तरह से पारित किया गया उसमें अगर हम देखें तो 20 सितंबर को ये 2023 को जब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तो 454 सदस्य इसके पक्ष में वोट दिया था और दो सदस्यों ने खिलाफ में वोट दिया था और एक तरह से यूनानिमस तरीके से पास हुआ था। और 21 सितंबर को जब ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो वहाँ भी सभी पार्टियों ने 215 लोगों ने इसका समर्थन किया। इस प्रकार से ये यूनानिमस बिल इतिहास में पारित हुआ। ये भारत के पार्लियामेंट में पारित होने वाले बिलों में से शायद ये पहला बिल होगा जो कि यूनानिमस तरीके से पास हुआ और 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा से पास हुआ है। तो ये एक गौरव का विषय है कि महिलाओं की शक्ति को सभी पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों ने परखा है और वो समझती हैं कि अब महिलाओं को इग्नोर करके हम ना तो पार्लियामेंट चला सकते हैं और ना ही देश को आगे विकास के रास्ते पर बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ऐसा कदम है जो कि ऐतिहासिक है और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया है। लेकिन अगर हम 2010 में देखें तो जब बिल प्रस्तुत किया गया था तो उसमें एक टैग लाइन जो थी जो अब के नए बिल में लगाई गई है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन के निर्णय के बाद होगा। तो ये शर्त पहले नहीं थी। अब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसको टाल दिया गया है। अगर आप देखें तो डिलिमिटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि 1961 में उदाहरण के लिए यूपी में 85 सीट थी और 1971 के जनगणना के आधार पर 1976 में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो यूपी में 86 सीटें हो गई। इसी प्रकार बिहार में 53 सीटें थी, वहाँ पर 54 सीटें हो गई और केरल की असेंबली में 1961 में 19 सीट थी, 1976 में 20 सीटें हो गई और तमिलनाडु में सीटों में 39 सीटें थी, 39 सीटें ही रह गईं। इस प्रकार जो लोकसभा में 1976 में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें हिसाब से 10,11,000 मतदाता एक जो है पार्लियामेंट एमपी को प्रदर्शित करते हैं। अगर यही फार्मूला अगर भविष्य में लगाया जाए तो अगर 2025 को जनगणना का आधार थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो क्या स्थिति होगी, इसको आसानी से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो कि 25 करोड़ है और जहाँ की आजकल 85 सदस्य हैं, इसमें कुल संख्या अगर 10,11,000 के आधार पर की गई तो कुल सदस्य लगभग 250 हो जाएंगे और अगर 15 लाख के आधार पर गई तो 169 सदस्य होंगे, तो 168 सदस्य होंगे। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बिहार में जहाँ पे 54 सदस्य हैं वो अगर 10 लाख की आबादी के आधार पर निश्चित किया जाता है 2025 की जनगणना के अनुसार, तो वहाँ पर 169 सदस्य होंगे और 15 लाख की आबादी पर उनके पास 114 सदस्य होंगे। और यही संख्या जब तमिलनाडु के लिए निकाली जाती है तो वो संख्या जहाँ 39 करोड़ उनकी आबादी 7 करोड़ 70 लाख हो गई है, तो 76 पद अगर 10 लाख के आधार पर और 15 लाख के आधार पर लगभग जो है 52 सीटें लोकसभा की आएंगी। और इसी प्रकार से केरल में जहाँ पर 3.3 करोड़ जनसंख्या हो गई है वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ करके 36 होगी अगर 10 लाख के आधार पे अब किया जाए, नहीं तो 24 सीटें ही आएंगी। ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा और रिप्रेजेंटेशन ये लटका क्यों, वास्तव में पुरुष ज़्यादा सीटें अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 84वें संविधान संशोधन के जरिए इस सीट को 2026 तक के लिए फ्रीज करवा दिया और लगभग 50 सालों से जनसंख्या लगभग बढ़ रही है और लेकिन महिलाओं की संख्या वहाँ पर नहीं बढ़ रही है, जिससे पुरुष जो प्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, उनकी संख्या में कोई घटोत्तरी ना हो। और ख़ास तौर से अगर दक्षिण के राज्यों में देखें जहाँ पर कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकारें रही हैं और कांग्रेस वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट पाती है, लेकिन अगर नया परिसीमन लागू हुआ तो उसके हिसाब से कुल संख्या जो है वहाँ पे दक्षिण भारत में कम हो जाएगी और उत्तर भारत में ये संख्या जंप लेती हुई दिखाई पड़ेगी। और उत्तर भारत में जहाँ बीजेपी अधिकतर सीटें जीतती है और जहाँ भी हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं वहाँ पर इसका एकमात्र अकेले प्रभुत्व उत्तर के राज्यों में हो जाएगा और दक्षिण के राज्य इसका विरोध हमेशा से करते रहे हैं। आने वाले समय में भी दक्षिण के राज्य हो सकता है कि इसको विरोध करें, क्योंकि उनकी संख्या न तो उनके हिसाब से बढ़ रही है
और ना ही दूसरे कि अगर वो संख्या वही उतनी कायम रही तो उसमें उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में घट जाएगा और ऐसी दशा में दक्षिण का प्रभाव और कम होगा। अगर हम 2004 की कांग्रेस की कुल सीटों को 145 सीटों को देखें तो उसमें 33 सीटें जो है 29 सीटें केवल आंध्र प्रदेश से आई थीं और भी दक्षिण भारत से ही ज़्यादा सीटें आई थीं। और 2009 में उनकी जो सीटें आई थीं उसमें भी यूपीए गवर्नमेंट जब बनी थी तो केरल ने 33 सीटें जीती थीं। इसी प्रकार से जो अभी 2019 में इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली हैं और 52 सीटों में जो है 15 सीटें उनको केरल से मिली हैं और 8 सीटें तमिलनाडु से मिली हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ रही हैं और 1990 के बाद जब से श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तब से लगातार बीजेपी उत्तर भारत में अपनी पैठ बनाए हुए है, क्योंकि जो वर्तमान सदस्य संख्या या जो लोकसभा का हाल बनाया गया है उसमें केवल 888 सदस्यों की संख्या बनाई गई है। ऐसा महसूस होता है कि ये संख्या कहीं ना कहीं 12 लाख या 13 लाख के आसपास जा कर के स्टैग्नेट करेगी ताकि 888 सदस्य उसमें एडजस्ट हो सकें। लेकिन अब इसी पर कि कैसे आगे 2029 में क्या महिलाएं 1/3 सीटें लड़ पाएंगी या नहीं, इस पर भी विवाद बना हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि 2029 में भी इसको डिलिमिटेशन को किया जाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कानिमोझी ने कहा कि हमारे ऊपर एक परिसीमन की तलवार लटक रही है लेकिन विपक्ष इसमें सरेंडर नहीं करेगा, वो आगे लड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगले आने वाले समय में भी अगर चूँकि ये मुद्दा जो है वो बहुत ही कंटेंशियस है और बहुत ही पुरुष चूँकि जल्दी से सीटें छोड़ना नहीं चाहेंगे, ऐसी दशा में दक्षिण के राज्य अब उनकी मुट्ठी बंधी होगी और वो चाहेंगे कि परिसीमन और भी आगे फ्रीज रहे। और अगर जब दक्षिण के राज्य इस तरह कहेंगे तो बीजेपी को ये कहने के लिए समय मिलेगा, ये अवसर मिलेगा कि ये दक्षिण के राज्य जो हैं या विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार महिलाओं के रिजर्वेशन में बाधा बन रही हैं। इस प्रकार से हम देखें तो यद्यपि बिल तो ऐतिहासिक तौर से पास हो गया और उस पर बहुत ही खुशी और जश्न मनाने का भी समय है कि महिलाओं को 50% आबादी होते हुए 33% का रिजर्वेशन दिया गया है और अब वो हमारी नीति नियंता भी बन सकेंगी। ये ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक रूप से ये पारित हुआ है क्योंकि सभी पार्टियों ने ये समझ लिया था कि महिलाओं को अगर कहीं पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उन्होंने अगर वोट नहीं दिया इस बिल पर, तो महिलाएं उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगी। तो महिलाओं की शक्ति को हमारे वर्तमान जो एमपीज़ हैं उन्होंने पहचाना है और इसी कारण उन्होंने यूनानिमस तरीके से महिला विधेयक को पास किया है जिसमें 33% रिजर्वेशन बिल की बात विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में है। ये होगा, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी और अधिक मजबूत होकर के उभरेगी, क्योंकि अभी उत्तर के राज्यों में ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी और ऐसी दशा में बीजेपी और केंद्रीय पकड़ उसकी मजबूत होगी। और यही नहीं, अगर विपक्षी पार्टियों ने इस पर रोड़ा लगाया तो विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी भाजपा ये आरोप गढ़ देगी कि विपक्षी पार्टियां हैं जो कि कानून बनने के बाद भी परिसीमन नहीं करने दी रही हैं। तो ऐसी दशा में बीजेपी के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और इस मुद्दे को वो 2024 में भी निश्चित है कि वो इसको भुनाएगी। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि 2025 के बाद जल्दी से हमारा ये डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और ये जो बिल पास हुआ है और जिससे इतनी हमको खुशी हुई है उतनी ही खुशी हमको पुनः एक बार होगी और हम सब लोग और हमारे जो भी महिलाएं हैं, चूँकि 50% आबादी उन्हीं की है, आधी आबादी उन्हीं की है, इसलिए आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम नहीं दे रहे हैं, हम केवल 1/3 प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और अगर 1/3 प्रतिनिधित्व को 2025 के बाद ही मान्यता मिल जाती है तो देश के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और देश शायद विकास के उस बड़े रास्ते पर चल पड़ेगा जब हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा और भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी या दूसरी बड़ी इकॉनमी की तरफ भी बढ़ सकता है। तो समय की मांग यही है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि देश विकासशील देश से विकसित देश बने और देश यहाँ से आसमान की बुलंदियों तक छुए। और इसी आशा के साथ हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारी बहनों को और हमारे आधी आबादी को न्याय मिलेगा
और उस न्याय मिलने के साथ ही भारत के विकास का रास्ता भी प्रशस्त होगा। तो साथियों, आपके साथ मैं आज इस वीमेन विल पर इस बहस के बाद, इस तरह से प्रदर्शन के बाद आपके लिए छोड़े जाता हूं कि आगे की राह कैसे अपनी बहनों के लिए वो कानून में और राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में कैसे संभव होगी, ये आपको निर्णय लेना है और आपको ही दबाव बनाना पड़ेगा इसके लिए। और हमारे जो सभी एमपीज़ हैं उनको अपनी बहनों के लिए भी रास्ता देना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकास के रास्ते पर जा सकता है। यही सिद्धांत है जो कि भारत के विकास को सुनिश्चित कर सकता है। तो हम इस बिल की खुशी मनाएं और इसकी भी खुशी मनाएं और इसकी भी प्रत्याशा करें कि ये बिल जल्द से जल्द लागू होगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।